28 फरवरी को पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट किया है एक मेगा इवेंट। ये भारत का सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव है। चलो साथ में हैशटैग भारत का विश्वास की ऑनगोइंग सेलिब्रेशन को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यू लाया है आपके लिए बहुत सारे बेहतरीन ऑफर्स, और इन ऑफर्स को ग्रैब कीजिए क्योंकि ये इंडिया के लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है। हैशटैग भारत का विश्वास। साथ ही साथ कुछ बैचेस के ऑफर्स मैं बता दे रहा हूँ जो इसमें चल रहे हैं। अशोका बैच 2.0 2510 रुपये में, आरआरबी जेई एक्सप्रेस बैच 2510 रुपये में, आरआरबी का एएलपी 2024 बैच 849 रुपये में, फतेह बैच जिसमें आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों टारगेट किया जाएगा एसएससी जेई का 2510 रुपये में, एसएससी जेई फाउंडेशन बैच 2024 का 2510 रुपये में, आरआरबी जेई का फाउंडेशन बैच 2510 रुपये में, और एक चाणक्य बैच है जो आपके ई जेई का वीओडी रहने वाला है, वो आपको 1999 रुपये मिलेगा। ये सभी जो बैचेस मैंने आपको बताए हैं न्यू एग्जाम पैटर्न पर होंगे और न्यू सिलेबस पर आधारित होंगे। लेक्चर तो आपको बायलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। लेक्चर के साथ साथ क्लास नोट्स, डीपीपी और डीपीपी सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल होंगे। साथ ही डाउट इंजन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे स्टूडेंट के क्वेरी और सोल्यूशन, डाउट सोल्यूशन के लिए। बेहतरीन ऑफर है एजेई खजाना जो आपको मात्र 11 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है। इस खजाना में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे इंडिया के टॉप फैकल्टी द्वारा पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर। साथ ही साथ डीपीपी और डीपीपी सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी बायलिंगुअल दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड किए जाएंगे। सभी बैचेस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूं, और सभी बैचेस में इनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं EG250, जिसमें 250 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जितने भी बैचेस हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के सभी बैचेस की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। डायरेक्ट वहाँ से आप कर सकते हैं, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेरा कोड यूज करके बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 2023 के टॉपर्स की सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज में आज हमारे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनके छोटे भाई का इंटरव्यू लास्ट ईयर आपने देखा होगा। एक मैंने इंटरव्यू लिया था अमित मिश्रा जी का, जिनका 20 साल की उम्र में ही सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हो गया था। उन्होंने 10th के बाद ही डायरेक्ट सिलेक्शन लिया था। तो आज उनके ही बड़े भाई रघुकुल मिश्रा जी का सिलेक्शन फिर से सीपीडब्ल्यूडी में हुआ है। तो एक परिवार में लगातार 2 सालों में 2 सिलेक्शन हुए हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो रघुकुल जी, आपको, आपके परिवार को तो पहले ही बधाई मिल चुकी है, एक और नई खुशी मिल रही है, तो कैसा लग रहा है? धन्यवाद गुप्ता जी। मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ सबको। खुशी तो है, अच्छा लग रहा है सभी को। तो लास्ट ईयर जब इंटरव्यू मैं उनका ले रहा था, अमित मिश्रा जी का, इनके छोटे भाई का, तो ये बैकएंड में बैठे थे, तो बैकग्राउंड में ये थे और प्रॉपर इंटरव्यू देख रहे थे। तो इन्हें एक्सपीरियंस है इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे दिया जाता है। फिर भी हम जानना चाहेंगे कि थोड़े बहुत जो न्यू ऑडियंस जो नहीं जानती है, मेरे जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है 30 सेकंड वाला होता है, उसमें इनके भाई का आता है कि सीपीडब्ल्यूडी आफ्टर 10th डिप्लोमा। तो वहां पर आप देखिएगा, उनका दिखेगा, या अमित मिश्रा जी का इंटरव्यू जाकर आप देख लीजिएगा, उन्हीं के सगे भाई हैं। तो थोड़ा बहुत स्कोरिंग करना चाहेंगे इस बार आपके एसएससी में क्या स्कोरिंग रही है, और फिर आगे हम आगे इंटरव्यू करते हैं। तो प्री में मैंने 134.5 स्कोर किया है और मेंस में 205, कुल मिला के 239.5 मैंने स्कोर किया है। 339। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मैंने सीपीडब्ल्यूडी पाया है। तो प्री में जो टेक, नॉन टेक और जीएस में क्या स्कोरिंग थी? तो प्री में मेरा स्कोर अच्छा था उसी हिसाब से। तो सबसे पहले टेक में मेरे लगभग 66 नंबर है, और रीजनिंग में 44.5 है शायद, और 23 के आसपास मेरे जीएस में। अब ये मैं एग्जैक्ट नंबर सारे जोड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन इतने ही है, जस्ट इतने ही है। पिछली बार मेंस डिस्क्रिप्टिव था, इस बार मेंस ऑब्जेक्टिव हुआ है। तो दोनों की तैयारी करने में, क्योंकि आपने दोनों दिया, क्या अंतर रहा है, क्या स्ट्रेटजी आपने अलग से अपनाई? हाँ, ये बिल्कुल बढ़िया सवाल है, क्योंकि देखिए पिछली बार डिस्क्रिप्टिव था, तो डिस्क्रिप्टिव में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसे राइटिंग हो गई, आपका नॉलेज भी हो गया, रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही काम करता है। अभी इसमें क्या है, क्योंकि प्री की तैयारी हम कर ही रहे हैं, तो प्री में एमसीक्यू सॉल्व ही कर रहे हैं, तो मेंस के थोड़ा सा हायर लेवल के एमसीक्यू ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, जो कि इस बार के पेपर में वैसे आए नहीं है, लेकिन हो सकता है अगले पेपरों में वो हायर लेवल के एमसीक्यू पूछ भी सकते हैं। तो मुझे इस बार का प्री ज्यादा मेंस अच्छा लगा पिछली बार से।
क्योंकि पिछली बार मेंस में क्या होते थे, अब आज से पहले से, कि लक फैक्टर काम करता था। जितनी चीजें आपको बताया वो तो हाँ मैटर ही करता था, साथ में टीचर का मूड भी डिपेंड करता था कि घर से झगड़ा करके आया या खाना खा के आया। और भाई, पिछली बार की मेरा एक सवाल था एस्टिमेशन का। तो एस्टिमेशन का अगर बच्चों ने सभी ने देखा होगा, तो एस्टिमेशन का एक सवाल था डिप्रिसिएशन निकालने वाला। मैंने एक ही मेथड से इस्तेमाल किया। किसी किसी बच्चे ने, मेरे भाई ने दो मेथड निकाल दिए, तो उसको पूरे नंबर अवार्ड हुए और मुझे एक ही नंबर, मुझे उसके 0 नंबर मिले। इस वजह से मुझे पिछली बार की भी इसी तरह रहना पड़ा, क्योंकि उसमें डिपेंड करता है टीचर कैसे चेक कर रहा है और दूसरा रिप्रेजेंटेशन कैसा है, वो उसकी डिमांड क्या है। अब वहां पर ऑन पेपर तो जब हम बैठे होते हैं तो प्रेशर में ही होते हैं, तो डिमांड हमें पता नहीं चल पाती है उतनी सही से। तो जैसा कि आपने कहीं कोचिंग की कि आपने भी सेल्फ स्टडी से ही तैयारी किया है? सेल्फ स्टडी से ही मैंने किया है। मैंने और मेरे भाई दोनों ने सेल्फ स्टडी से किया। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तब भी सीपीडब्ल्यूडी क्रैक हो सकता है। और इस बार मैंने तो ऑल इंडिया रैंक 1 का भी इंटरव्यू लिया है, जिन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन करके ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए। इलेक्ट्रिकल से थे वो, लास्ट इंटरव्यू उनका गया था। तो कोचिंगों को चक्कर में ज्यादा ना जी पड़ना है यार। कोचिंग वगैरह क्या जी होता है, जी। आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम करती है। आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कोचिंग की तरफ जाइए। अगर आपको लगता नहीं है प्रैक्टिस से मैं कर लूंगा, तो आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो टेस्ट जब आप देते थे टेक्स्ट बुक पे, तो कितने नंबर आपके आते थे लगभग लगभग? अब टेक्स्ट बुक में मेरा वेरिएशन एक बहुत बड़ा वेरिएशन रहा। सबसे मेरे कम टेक्स्ट बुक में आए हैं लगभग 82 नंबर, और सबसे अच्छे नंबर आए 141 मेरे नंबर। लेकिन मेरे नॉर्मल स्कोर जो रहा है 110 से ऊपर ही रहा है। तो जब भी, अब इस बार की मुझे लग रहा था टेक्स्ट बुक का टेस्ट भी थोड़ा सा अपर लेवल में उन्होंने बनाया था, जो कि अच्छा रहा, उसमें दिक्कत नहीं आई। लेकिन हाँ, मेरा वेरिएशन थोड़ा ज्यादा रहा और सबसे ज्यादा मेरे 141 ही आए। और उसी के हिसाब से मेरे शायद प्री में नंबर असली में भी आ गए 134.5। नहीं तो जब एग्जाम आप देते हैं, टेक्स्ट बुक पर टेस्ट वगैरह देते हैं, नंबर कम आता है तो कॉन्फिडेंस डाउन थोड़ा नहीं हो जाता? उसके लिए क्या करते थे फिर कि हाँ सही जा रहा है, कि उसके लिए अब क्या करते थे? अब पिछले पिछले 2 बार मैं यही करता था। जब डाउन होता था तो मैं डाउन हो जाता था, क्योंकि वो डाउन करने के लिए ही क्रिएट किया गया था, ताकि लोग मोटिवेशन थोड़ा डाउन कर ले अपना। लेकिन इस बार मैंने नई स्ट्रेटेजी अपनाई। मैंने ध्यान दिया कि अगर मेरा जैसे एक्यूरेसी है, उसमें एक रैंक का भी है और एक नंबर का भी है। तो मैंने ये तय कर लिया था कि मैं जो भी टेस्ट दूंगा, अगर इन तीनों में से कोई भी इंप्रूव हो जाएगा, तो मैं उसको मान लूंगा अपना आगे बढ़ना, और उसी के हिसाब से आगे फिर ट्राई करूंगा। तो ऐसा होता ही था कि हर टेस्ट में या तो एक्यूरेसी बढ़ जाती थी, या तो रैंक इंप्रूव हो जाती थी, और या तो फिर उसमें एक परसेंटाइल का होता है, तो परसेंटाइल ही इंप्रूव हो जाता था। तो इससे मैं खुश रहता था। मैं ये चाहता था कि मतलब इस बार टेस्ट को सही से दिया जाए। तो मैंने लगभग सारे टेक्स्ट बुक के सारे टेस्ट लगाए हैं, चैप्टर, सब्जेक्ट, जो भी टेस्ट अवेलेबल थे वो सारे मैंने पूरे किए, तो ये जो बिना क्राइटेरिया डरे आपने हुए। बनाया था खुद का, क्या क्या क्राइटेरिया आपने बनाया था कि हर टेस्ट देते समय क्या क्या चीजें ध्यान देते थे आप? जैसे क्राइटेरिया मेरा ये था कि मान लीजिए मैंने टेस्ट दिया, हो सकता है मेरे नंबर कम आ रहे हों, लेकिन उसी टेस्ट में मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई हो सकता है कि मेरे नंबर और एक्यूरेसी दोनों कमजोर हो गई हो, लेकिन परसेंटाइल इंप्रूव हो गया हो। तो परसेंटाइल इंप्रूव हो जाएगा तो इससे पता चलेगा टेस्ट तो कठिन था, लेकिन मैं जब अच्छे लड़कों में है ही हूँ। मान लीजिए 100 परसेंटाइल है, मैं अगर 99 परसेंटाइल ले आता हूँ उस टेस्ट में, तो इसका मतलब है कि मैंने अच्छा स्कोर किया है। क्योंकि टेस्ट डिफिकल्ट है, इसलिए मैं एनालिसिस सही से नहीं कर पाया हूँ, या मेरे नंबर बस कम आए, लेकिन मैं हूँ उन बच्चों में ही जिनका सिलेक्शन होना है। कुल यानी मिला कि के मैंने ऐसे ही बना लिया था, ताकि मुझे बार बार डर ना लगे, क्योंकि हर बार मैं देता था तो टेस्ट में डर तो लगता ही है, ऑब्वियसली बात है। नंबर कम आएंगे, डिमोटिवेट हो जाएगा आदमी, कर नहीं पाएगा सही से, तो इंटरेस्ट वो आ नहीं पाता। और अगर आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं 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 नहीं, मैंने सही किया है तो मैं और आगे करता हूँ। अगर नंबर ही बढ़े नहीं, कुछ भी नहीं इंप्रूव हुआ, तो आप कहेंगे कि मैं कर ही क्यों रहा हूँ। कुछ देर बाद आपको इस तरह का महसूस होने लगेगा। तो जो बाकी 2 साल मैंने प्रिपरेशन में की है, तो वो इसी तरह मेहनत करता था कि जब नंबर ही नहीं बढ़ते थे तो मैं डिमोटिवेट हो जाता था। लेकिन इस बार मैंने चेंज कर दिया कि मुझे टेस्ट देना है, नंबर बढ़े या घटे। बस आपको इम्प्रूवमेंट चेक करनी है कि किस साइड में इम्प्रूवमेंट ज्यादा हुआ है। हेलो। इम्प्रूवमेंट आपने चेक किया होगा ना कि किस साइड में इम्प्रूवमेंट ज्यादा हो रहा है इस बार। आवाज आ रही है सर?
हाँ 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 हाँ, यही मैंने हाँ हाँ, अभी तो कट रहा था, अभी आ रही। अरे चलिए ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जब मान लीजिए क्वेश्चन टेस्ट बेसिस में न्यूमेरिकल पार्ट आते हैं या टेबल फॉर्मेट, टेबल वाले या डाटा वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीजें तो याद नहीं रहती हमेशा, तो उसको कैसे आप करते थे, किस प्रकार उसको मैनेज करते थे? तो देखिए, जैसे टेबल है, डेटा शीट है, तो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी टेबल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकता है। कि जैसे डिफ्लेक्शन वाली है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाली, वो टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको आपको छोड़ना ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको उसी को लर्न करना है। आप लर्न कैसे करेंगे? आप पहले आप एक दिन में, जिस दिन आपको तैयारी करना शुरू, मान लीजिए आपने उसको देखा, तो पहले उस दिन लर्न कर लीजिए। अगले दिन आपको भूल जाएगी, जो कि स्वाभाविक बात है, सबको भूल रहा है, हमको भी भूला है, 10 लोगों को और भूलेगा, और जो टॉपर है उसको भी भूला होगा। फिर आप क्या करेंगे? उसके जस्ट अगले दिन फिर उसको रिवाइज करेंगे, सबको छोड़ के उसको जरूर रिवाइज करेंगे। जब ये आप लगातार इस तरह 2-3 बार करेंगे, उसके बाद आप उसके खूब सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, उसी टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए। अभी वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, पर आपको छोड़ना नहीं है उसके बाद। फिर आप क्या करें? टेलीग्राम में है या क्विजेज है, छोटी छोटी क्विजेज जो केवल स्लोप डिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, तो आप उनमें एप्लीकेशन करके भी देख लीजिए कि पेपर में अगर जस्ट आ गया तो मैं क्या करूंगा। तो इससे रिवाइज भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी लग जाएंगे, और हमेशा रिटेन भी रहेगी प्रॉब्लम। वो स्लोप डिफ्लेक्शन वाली हो गई। इस तरह एक टाउ बीडी की भी आती थी, बॉन्ड स्ट्रेस वाली, आरसीसी में आपको देखने को टेबल मिलेगी। इसी तरह आपको टेबल उसमें भी मिल सकती हैं, सॉइल में भी मिल सकती हैं। तो ये आपको थोड़ा सा, इसमें आपको बार बार उसको रिपीटेटिव देखना पड़ेगा, और लगातार आप उसको ही प्रायोरिटी में देखते रहिए जब तक आपको लर्न ना हो जाए, आप कॉन्फिडेंट ना महसूस करने लगें अपने आप। एक टेक्निकल बच्चे को जीएस से बहुत डर लगता है, नाम जी, सुनकर कुछ लोग घबराते हैं, कुछ लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या सलाह देंगे? जीएस आपने कैसे रेडी किया? सबसे पहले हमारा 500 का पेपर है। 500 के पेपर में केवल 450 नंबर हमें ऐसे ही उठाने हैं, 50 जीएस के हैं। तो हमारा दिमाग बिल्कुल ये काम करेगा कि हम 50 को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको प्री में पकड़ लेंगे। वो आपको प्री नहीं निकलने देगा जीएस। और दूसरी बात, जीएस अगर प्री भी नहीं निकलने देगा, स्कोर भी अच्छा करने नहीं देगा, तो आप दोनों तरफ से फंस जाएंगे। पहली बात, आपको जीएस में प्रॉब्लमेटिक नहीं होना है, सोचना नहीं है ज्यादा कि अगर जीएस नहीं बनी तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हो सकता है कि आप लर्न नहीं कर पा रहे हो ज्यादा फैक्ट। तो मैंने क्या किया था, मैंने मेड इजी की एक बुक आती है, जीएस की बुक आती है, तो वो मैंने मंगाई थी इंग्लिश टू, क्योंकि मैं हिंदी से पढ़ता था, तो मुझे हिंदी में समझ नहीं आती थी सच बात जीएस। तो मैंने उस बुक को पूरा पढ़ा, पेपर में कुछ नहीं आया उस बुक से, लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर आ गया। क्योंकि अगर मैं उससे पहले, गुप्ता वो आती है जीके की बुक, बहुत फेमस है, नाम भूल रहा हूँ उस बुक का। लूसेंट। अरे जो सभी, लूसेंट 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 फैक्चुअल है, पूरे फैक्ट फैक्ट लिखे हैं, मैं कभी याद ही नहीं कर पाया। मैं कभी नहीं याद कर पाया उसको, और मैंने ना होगा तो कई बार प्रयास किया है। तो आपको क्या करना है कि पहले तो आपको एक मेडी जी की, या जो आप पसंद करते हो, एक किताब मंगा लो, उसको पूरा कंप्लीट कर लो। उसके ढेर सारे पीवाईक्यू लगा दो बस। अगर वो पीवाईक्यू पेपर में आ गए तो आप कर ले, वो नहीं आएंगे तो नहीं। मेरे देखिए 23 नंबर है। अभी आप किसी टॉपर के पूछेंगे तो लगभग इतने ही नंबर होंगे, हो सकता है उसके 30 भी हो सकते हैं, लेकिन इतने नंबर बहुत सफिशिएंट है। अगर आप 15 से ऊपर उठा ले रहे हैं, 20 से ऊपर उठा ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है जीएस में। इतने ज्यादा स्कोर करने की जीएस में ज्यादा जरूरत भी नहीं है। और ट्राई भी मेरे हिसाब से उसमें समय भी ज्यादा यूटिलाइज। मैंने तो इस बार की जीएस में कोई टाइम ही नहीं दिया, केवल टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में जो उसमें जीएस का पोर्शन था, उसी के पीवाईक्यू या जो उसके टेस्ट दिए हुए हैं, वो परफेक्टली लगाए हैं। मुझे कुछ याद भी रहे, कुछ याद भी नहीं रहे, तब भी मेरा जीएस में स्कोर, कॉन्फिडेंस अच्छा रहा कुल मिला के मेरा इस बार की। मेन मेरा ये है, आपने सब कुछ तो बिना आपको आता डरे था, मैंने बस पेपर इस कॉन्फिडेंस बार की आपको जीएस लूज कर होता दिया। था, आपने इस बार कॉन्फिडेंस मेंटेन किया, उसी से आपका सिलेक्शन हो गया है। हाँ, कॉन्फिडेंस का मेरा प्रॉब्लम है मेरा भाई खुद, क्योंकि अब टेस्ट दे रहे हैं दो लोग, तो एक ही टेस्ट से देते थे। तो मान लीजिए पहला टेस्ट सरल बनाया, मेरे भाई ने दे दिया, सेकंड मैंने दिया, अब वो कठिन आ गया। तो अब जैसे उसमें 112 नंबर स्कोर किए पहले टेस्ट में, मैंने दूसरे में स्कोर किए 90। अब मैं सोचता था कि इतने नंबर कम आ गए, मैं तो हो गई, और वो कॉन्फिडेंस लूज करता रहता था। इसी वजह से मैं डरता ही रहता था। लेकिन इस बार की मैंने मेंटेन किया अपना, सारे टेस्ट खुद के ही दिए, अलग से खरीद के दिए। इस, इस बार जो आपके डर थे उनका पहले सिलेक्शन हो गया, इस बार कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी किसी से। बस ये एग्जैक्टली, वो उनका पहले सबका सिलेक्शन हो गया जिससे कंपेयर करना था। मेरा एक और मानना है
कि मान लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं 5 साल से और कोई तैयारी कर रहा है 2 साल से, तो आप 5 साल वाले को सीधे कम्पीट नहीं कर सकते हो। हो सकता है वो आपसे बहुत ज़्यादा तैयारी करके बैठा हो, उसका सिलेक्शन बस ना हो रहा हो। तो पिछली बार के एसएससी में लगभग 3000 लड़कों का हो गया था। तो मुझे ये था कि 3000 मेरे से ऊपर वाले तो चले ही गए। अब अब हमारा मेरा नंबर नंबर है है। तो हम उस लाइन में खड़े हैं तो हमारा नंबर आने ही आना है। बस उसी वजह से तो मेरा ही नंबर। चलिए ठीक है। डे रूटीन क्या रहता था आपका? सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का क्या रूटीन रहता था? पढ़ाई लिखाई कितनी कब करते थे आप? हाँ, वो मेरा डे रूटीन शुरू में जब मैंने तैयारी शुरू की तो बहुत ही भद्दा था। मैं क्योंकि रात को पढ़ने का प्रयास करता था, लेकिन मुझे याद नहीं रह पाता था। फिर मैंने डे रूटीन अपना चेंज करने का ट्राई किया, पर मैं आज तक नहीं कर पाया हूँ। मैं 12 बजे जगता था, उसके बाद लाइब्रेरी जाता था। हाँ, मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं बीटेक भी कर रहा था, तो बीटेक के टाइम पे डे रूटीन दूसरा था। लेकिन जो मैंने बीटेक खत्म करने के बाद डे रूटीन अपनाया है, उससे मेरा सिलेक्शन हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो वाला मैं बता देता हूँ। तो मैं लगभग 10-11 बजे जगता था, 12 बजे जाता था लाइब्रेरी, और वहां से लगभग मैं आता था रात को 10 बजे के आसपास आ जाता। घर वाले क्योंकि मुझे ज्यादा देर बाहर रहने नहीं देते थे, हमारे घर वाले वो कहते थे जल्दी आ जाओ, तो 10 बजे के आसपास में लगभग घर आ जाता था। लेकिन बीच में कभी कभी खाना खाने या अगर एक ट्यूशन भी पढ़ाता था तो उसके लिए आ जाता था। लेकिन हाँ, वहां पे जरूरी नहीं है कि मैं जितने घंटे, अभी मैंने 12 से 10 बताए तो लगभग 10 घंटे हो रहे हैं तो उतना पढ़ा नहीं, उतना नहीं पढ़ा। लगभग मैंने 4 से 5 घंटे वहां पे एफिशिएंटली पढ़े। और रात में आने के बाद 10 बजे के बाद? फिर मेरा टारगेट था कि अगर आप मैं वहीं से रिवाइज करके जो भी मुझे वहां पे क्लू सॉल्व करना होता था वहीं से करके आता था। घर में आने के बाद कोई पढ़ाई नहीं करता था। तो महाराज सोते कितने घंटे थे आप? तो मैं वही तो बता रहा हूँ, जैसे मैं 10 बजे आया तो 11 बजे के आसपास सो जाता था, और लगभग 8-9-10 बजे तक सोता था। सोता बहुत था मैं। 10 घंटे सो रहे हैं, अगर उसको मैं 11 बजे कंट्रोल कर सो ही रहे नहीं हैं, नौ पाया। बजे उठ रहे हैं तो 10 घंटे हुआ लगभग। हाँ हाँ हाँ, मैं इतना सो रहा हूँ। अरे मैं तो जब कॉलेज टाइम पे था मैं तो बहुत पबजी खेलता था। मैं सुबह 6 बजे तक पबजी खेलता था हॉस्टल में। हॉस्ट वो और तो कॉलेज अलग मिस कर रहा माहौल हूँ, रहता क्लासेस था। मिस कर रहा हूँ। वहां पे तो वो अलग माहौल रहता है। अकेले जगना और वहाँ लड़कों के साथ जगना बहुत अंतर रहता है। नोट्स वगैरह मैं लेकिन रिवीजन कभी जो जग नहीं पाया 9 बजे से शॉर्ट पहले, क्योंकि शॉर्ट्स मैं नोट्स जिस जो कॉलेज। बनाते हैं, उनको बनाया था आपने या ऐसे फुल नोट से रिवीजन किया आपने? हाँ, नहीं नहीं, शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाया मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बना नहीं पाऊंगा इतनी अच्छी, क्योंकि मैं सुनता रहता था तो कभी मैं उसको समझ नहीं पाया कि शॉर्ट नोट्स में बनाना क्या है। तो मुझे बूस्टर बुक थी, जेई लेवल पे काम नहीं करती उतने अच्छे से, क्योंकि उसमें इतना फैक्चुअल डेटा नहीं, कंसेप्चुअल डेटा पड़ा हुआ है। लेकिन सिविल बूस्टर मैंने जब से मंगाई है और उसको मैंने लगभग 8 से 10 बार किया है, वही मेरी हैंडबुक है। और वही आप जो मान लीजिए, चाहे आप शॉर्ट नोट्स मान लीजिए। तो मेंस वाले टेस्ट आप देते थे, उसमें कितना नंबर आता था आपका? हाँ, मेंस वाले टेस्ट में मेरे लगभग 150 और 150 के आसपास रहते थे। और जिस दिन मैंने लास्ट टेस्ट दिया था या फाइनल टेस्ट दिया था, उस दिन मेरे शायद 176 नंबर थे, और बाकी मेंस में ऐसे ही थे। अच्छा, मेरा ये रहा कि पेपर से पहले जो मैं टेस्ट देता था उसमें मैं चाहता था कि मेरे नंबर कम आए। इससे क्या होता है कि अगर नंबर मेरे टेस्ट में ज्यादा आ जाएंगे तो मुझे एक अंदर से गुरूर आ जाएगा कि मैं पेपर में कुछ भी कर लूंगा। अगर नंबर मैं चाहता था कि मैं एक्यूरेसी पे ज्यादा मेंटेन करना चाहता था कि मैं जब वहां जाऊंगा तो रियल प्रॉब्लम आएंगी और मेरे नंबर भी वाकई कम आने वाले हैं। तो मैं ट्राई करता था कि मेरे नंबर टेस्ट में बहुत ज्यादा ना आए, क्योंकि मुझे सीखने को भी मिल जाता था कि टेस्ट में ज्यादा नंबर आएंगे तो आपका मतलब सीखने का काम कम हो जाएगा। मान लीजिए आप 300 में 200 आ गए तो मतलब आपने लगभग 25 सवाल भी आपके बचे हैं बस। तो मैं चाहता था कि मेरे में टेस्ट में नंबर कम रहे, या मैं इतना सही से करूं जो मुझको आता हो। बेमानी में बिल्कुल नहीं करना चाहता था टेस्ट में। मैंने कोई भी उसमें बेमानी करके नहीं लाना चाहता था कि मैं जल्दी से सवाल को, या मैंने कभी रीड किया है तो उस तरह मेरे कम ही रहे सवाल, टेस्ट में कम रहे। चलिए ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि खुद से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अब क्योंकि खुद से बेईमानी करोगे तो हाँ, सिलेक्शन फिर नहीं होगा, खुद को धोखे में नहीं रखना नहीं हो। चाहिए। बिल्कुल, मैंने 2 बार इसी वजह से मेरा रुका है, क्योंकि मैंने बेमानी अपने साथ की थी। और लास्ट बार मैंने इस बार अपने साथ कोई बेमानी नहीं की है तो मेरा हो गया।
आपको पता था कि आपको भाई का सिलेक्शन हो चुका, तो तैयारी करते समय ये लग रहा था कि कौन सा डिपार्टमेंट मिलना चाहिए इस बार? हाँ, ये मेरे ऊपर प्रेशर था, लेकिन मेरे नंबर 340 के आसपास आ रहे थे, तो मैं ये तो श्योर था कि मेरे को इस बार नौकरी तो मिलने वाली है, पर मैं सीपीडब्ल्यूडी के लिए बिल्कुल श्योर नहीं था। मैं सीडब्ल्यूसी सोच के बैठा था और मैं उसी के लिए मेंटली भी प्रिपेयर हो रहा था, पर मिल गया तो वो अच्छा है। नहीं, ये तो पेपर देने की बात की कहानी में, पेपर देने से पहले की कहानी क्या थी, कि क्या क्या मिलना तो चाहिए? पेपर देने की पेपर देने की पहले कहानी ये है कि मुझे पता है कि मेरा पिछली बार नहीं हुआ है, क्योंकि मेंस अच्छा नहीं गया है, और इस बार की मेरा प्री अच्छा गया है, तो मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में बैठने जा रहा हूँ कि मेरा प्री बढ़िया गया है, पर मेंस बढ़िया नहीं गया है, ये मुझे पता है। तो मेंस में अगर थोड़ा सा, अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिव वाले से मुझे फायदा हुआ, बहुत सारे बच्चों को भी हुआ होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हर्डल खत्म हो गए, मेरे जो परेशानियां मेंस लिखने में आ रही थी वो इसमें खत्म हो गई। पर मैं श्योर नहीं था कि मेरी लग ही जाएगी, सच बताऊं तो। वो तो डिपार्टमेंट से और नंबर नहीं आने के बाद लगी। ही। हम्म, हाँ, लेकिन हाँ, प्री में नंबर आ गए थे तो मुझे ये था कि मैं ट्राई करूंगा तो अच्छा मेरे, क्योंकि मैंने प्री में, जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारी जहाँ पे हम अपनी रैंक्स वगैरह चेक करते हैं प्री की, तो मैं टॉप 100 पे था असल बात पर, 1.5-2 लाख लड़कों, जो भी जितने लोगों ने पेपर दिया है, तो मैं श्योर तो था ही कि थोड़ा बहुत तो मेरा इस बार अच्छा गया है। चलिए ठीक है। तो क्या सोचा था आपने कि इंटरव्यू आप देंगे गुप्ता जी को, कि कैसा माहौल था? मेरा पिछली बार देने का बहुत मन था लेकिन पिछली बार मुझे रुकना पड़ा, लेकिन उम्मीद थी कि शायद अगली बार दे दूं। चलिए, उम्मीद थी, हमें भी थी। मैंने तो आपके भाई से कहा भी था कि हो गया, 3,000 लड़के छट चुके हैं, अब अगला नंबर उन्हीं लोगों का है, अब आराम से हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो छोटा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, बस कॉन्फिडेंस आपने वही बिल्कुल इम्प्रूवमेंट ये। किया, कॉन्फिडेंस से ही आप लिया है, कॉन्फिडेंस की वजह ही सिलेक्शन हुआ। नॉलेज उस समय भी बराबर था, नॉलेज इस समय भी था, बस कुछ फैक्टर हैं जो हाँ, आपकी नॉलेज तरक्की में में मुझे हुए। लगता है। हाँ, नॉलेज में 19-20 का अंतर रहा होगा, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस का बिल्कुल अंतर था, लंबा अंतर था, क्योंकि मैंने बचपन में पढ़ा नहीं है, 12th के पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मैं एक बगड़ी टाइप का था, घूमने, वो जो बदमाश लड़के घूमते नहीं रहते। नहीं, पबजी अब बता रहे हैं 6 बजे तक, तो उससे समझ में आता है। हाँ, मैं रात भर पबजी खेलता था लेकिन हाँ, जब से मैंने मतलब काम शुरू किया तब से फिर मैंने बंद कर दिया सब। अब जो नए बच्चे हैं, वो एक स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं कि एसएससी क्रैक कैसे किया जाता है, तो उसके लिए कुछ बता दीजिए। हाँ, मैं भुगता हुआ, तो मैं बिल्कुल थोड़ा बहुत जरूर बता सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको, जैसे अब मैं नोट्स बिल्कुल नहीं बना पाता था, या आपके पास कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, उसमें परेशान मत होइए। नोट्स नहीं है, नोट्स मंगा लीजिए। बुक्स नहीं है, बुक्स मंगा लीजिए। अगर कोई कोचिंग आप खरीद सकते हो तो खरीद लीजिए, बिल्कुल इसमें ये नहीं है कि कोचिंग नहीं खरीद लेता, या नहीं खरीदूंगा तो मेरा कठिन कठिन परिश्रम करूंगा, हो सकता है मेरे पास पैसे न रहे हो तो मैंने कोचिंग नहीं खरीदी। तो आप सबसे पहले, मैंने जो किया है वो बता देता हूँ। तो मैंने नोट्स मंगाई, मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने पूरी नोट्स पढ़ी, सही से पढ़ी। जो नहीं समझ में आया उसको छोड़ भी दिया, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना ही है, पेपर हर 6 महीने में आ रहा है अभी तो एसएससी 6 महीने में आ रहा है, लेकिन दूसरे एग्जाम भी आते रहते हैं। तो पहले नोट्स पढ़ी, फिर उसके बाद हमने आईएएस मास्टर का पीवाईक्यू लगभग 3 से 5 बार मैंने लगाया है। इसके बाद जब दोनों लगा दिए तो टेस्ट सॉल्व किए, बस। अगर आप इतना कर लेते हैं और इसमें कोई भी ईमानदारी रखते हैं पूरी तरह से, तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कुछ चीजें तो आपको पर्सनली सीखनी पड़ेंगी, कि जब आप पेपर देंगे, एग्जाम देंगे, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे सॉल्व करेंगे, टाइम अभी आप कैसे सॉल्व करेंगे अपना। आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, सबके पास है, हो सकता है कोई जॉब भी करता हो, तो जॉब वाला कैसे अपना टाइम सेट करे, और जो जॉब नहीं कर रहा वो कैसे सेट करे, वो आपको पर्सनली चेक करना पड़ेगा कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। लेकिन जितना भी अवेलेबल है सफिशियंट है। और हाँ, अपना ट्रैक ट्रैक पैड जरूर बना लो कि मैं आज 4 घंटे पढ़ा, तो अपना लिख लो कहीं कि मैं 4 घंटे पढ़ा, कल 5 घंटे पढ़ा, अगले दिन हो सकता है 2 ही घंटे पढ़े, तो डर नहीं रहेगा कि आपको यार मेरा आज दिन खराब हो गया, क्योंकि आपको पता है पीछे से आप 5, 6, 7 पढ़ते। मेरा तो किसी किसी दिन ऐसा रहा है कि मैं 1 घंटे पढ़ता रहा हूँ, लेकिन मैंने ट्रैक अपना बना लिया था, मैं प्रोग्रेस रिकॉर्ड करता था अपनी। इस बार मैं प्रोग्रेस रिकॉर्ड करता था, तो वो आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए मेरे हिसाब से, प्रोग्रेस अपनी। एक ऐप था, आप देखोगे तो उसमें चार्ट बन के आता है कि आपका चार्ट ऊपर जा रहा है, जैसे आप 5 घंटे पढ़े, अगले दिन 6, तो मोटिवेशन आता रहेगा आपको। तो आप 3 चीजें जरूर करें। पहले तो आप सिलेबस से गो थ्रू हो ले, उसके बाद आप पीआईक्यू अच्छे से लगा ले, फिर टेस्ट। और तीनों में अपनी थोड़ा सा दिमाग को जरूर इस्तेमाल करें, और सबकी सुनने की बजाय थोड़ा अपने अंदर की भी सुने कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे करेंगे। टेस्ट
देने से ही डर लगता है। ये कब किस फेज में आता है कि हमें टेस्ट दूं या ना दूं, टेस्ट देने से ही डर लगने लगता है। ये फेज कब आता है? इससे बाहर कैसे निकले? हाँ, ये आपको ज़रूर आएगा, सबको आया, हमको भी आया और आगे वालों को भी आएगा। तो आपको टेस्ट के लिए घबराना नहीं। आप टेस्ट ऐसा समझो कि एक आपकी मजबूरी है, वो आपको करना है बस आपको। आप जाओ टेक्स्ट बुक पे और टेक्स्ट बुक या कोई ऐप जो आपको अच्छा लगता हो सकता है आप कोई बड़े मेडिज या यस मास्टर का भी खरीदे हो। तो आप जाइए, जैसे चैप्टर टेस्ट है, मैं चैप्टर टेस्ट देता था, मेरे 10 में 2 नंबर आ रहे हैं, तो आपके शुरू में 2 नंबर आएँगे, लेकिन आप जब तक लगातार प्रयास करते रहेंगे, उसी टेस्ट में आप बार-बार दे के चेक करिए, आपके उसमें 10 में 10 आएँगे, तब आपको देखिए कितना कॉन्फिडेंस महसूस होता है। तो टेस्ट आपको बाद में ही लगाने हैं, तैयारी के साथ में लगाने हैं। मैं बस ये कहूंगा कि फुल टेस्ट आपको बाद में लगाने हैं, थोड़ा सा रुक के लगाने हैं पेशेंसफुली। सेक्शनल टेस्ट और वो सारे टेस्ट तो आपका कोई स्कोर तो बता नहीं रहे, ना रैंक बता रहे हैं, बस वो आपको देने हैं। अब मेरे साथ के लड़के मैं देखता था, मैं देता था उसी टेस्ट में मेरे 7 नंबर आ रहे हैं और उसी में हर अगले एक लड़का था उसमें, एक दो लड़के थे, उनके 10 में 10 आ रहे हैं, तो उससे डरना थोड़ा ना है। वो 10 में 10 पता नहीं कहाँ से ले आया, पर हम तो अपने लिए चेक कर रहे हैं। तो टेस्ट आपको लगातार लगाने हैं, छोटे टेस्ट, बिना डरे हुए। अगर आपसे बहुत आपकी हिम्मत नहीं है, आप बहुत डर रहे हो, तो आप जाइए उस टेस्ट को सबमिट कर दीजिए। एक एक टेस्ट में एक एक क्वेश्चन जाइए, एक क्वेश्चन लगाइए, हो सकता है आपको आता हो, रिवीजन ना हो, भूल गया हो, तो आप जैसे ही उस पर टिक करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा। सही हो गया तो आपको पता चल जाएगा ये तुक्का मारा है, हमें तो मुझे याद है फैक्ट। अगर गलत हो गया तो आप क्लिक करें, उसके नीचे जितना भी डेटा लिखा हुआ है उसको सही से रीड करें और अपने ऊपर विश्वास रखें कि जब अगली बार आएगा तो मैं कर लूँ। जैसे 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का टेक्निकल होता है, मैंने 75 अटेम्प्ट किए, मेरे 25 सही हो रहे हैं, 50 गलत हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? अब इस कंडीशन में दो बातें हैं। क्या आपकी तैयारी शुरू में तो नहीं है? क्या आप शुरू में हो सकता है कि आपने 6 महीने तैयारी की है, आपके 3 सब्जेक्ट पूरे हैं, तो 25 नंबर आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। क्योंकि जो अगर मैं किसी और से टेस्ट दिला लेता तो उसके 12 भी नहीं आते। क्या हो सकता है कि आप 2-3 साल तैयारी कर चुके हो, 2-3 बार 10 बार पेपर दे चुके हैं, तब आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि आप फील्ड भी सही चुने हैं। क्या पता आपने पढ़ी ही ना हो इंजीनियरिंग, 3 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको नॉन टेक के पेपर निकालने हैं। हो सकता है बीच में पुलिस आ रहा है और लेखपाल आ रहा है, यूपी में तो आप जानते ही हैं ढेर सारे पेपर पेट होते हैं, आता और है। इधर स्टेट में आ रहे हैं। हाँ, पेट आता है, तो आप उसमें लगे हो और फिर आप जेई को दाएं साइड से ले रहे हैं। मतलब उसको एक अलग स्ट्रीम से जेई को ले रहे हैं कि जेई भी बन जाएंगे और पुलिस मिल गई तो पुलिस भी बन जाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। और लेकिन अगर कुछ बच्चे होंगे, हो सकता है जेन्युइनली उनके बहुत कम आ रहे हो, तो आपको एक बार फिर से अपने सब्जेक्ट को कोचिंग अगर आपने कर ली है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं की है तो कोचिंग जरूर कर लें। क्योंकि देखिए जो आपको टीचर पका पकाया दे देगा वो आपको सीखने में भी आसानी होगी। आप खुद का दिमाग लगाओगे नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि बहुत सारे, अब जैसे हमने कैसे किया, हम बीटेक कर रहे थे साथ में, तो अब हम उसकी जो भी किताबें थी बीटेक की वो हम पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा नॉलेज वहां से भी गेन हो गया हो। वो हमें पता थोड़ा ना चलेगा, वो तो पढ़ते पढ़ते हमको गेन हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार सिलेबस को गो थ्रू या पढ़िए या कैसे भी करके आप सिलेबस को कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद फिर आप एक बार टेस्ट दीजिए। अगर तब भी आपके 50 से नीचे कम नंबर आ रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से आपको दूसरी स्ट्रीम भी चेक कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि आप 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपके 40 या 30 नंबर आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत की बात है। लेकिन अगर 1-2 साल की तैयारी वालों के आ रहे हैं तो मैं इसमें बिल्कुल गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे ही नहीं आते थे तो मैं दूसरों को कैसे कह सकता हूँ। मेरे ही आते थे पहले, 40-50 के आसपास आते थे। वो तो आपके टाइम के साथ आएंगे। आप कंपीट कर रहे हो 6 साल की तैयारी करने वालों से और आपके आ गए अगर मान लीजिए 30, तो आप तो अभी एक ही साल बैठे, तो हो सकता है अगली बार आपके 60 हो जाए, अगली बार 90 हो जाए। तो डरना बिल्कुल नहीं है, पर अपने आप में जरूर ध्यान देना। अगर आपके 30 नंबर आ रहे हैं तो ये जान लो कि अगले 1-2 साल में आपको सीपीडब्ल्यूडी मिलने वाला है। हाँ, हाँ, बिल्कुल घबराना नहीं है कि विश्वास 30 रखो। नंबर आ रहा है। अगर 30 नंबर आ रहा है तो ये जान लो अगले 1-2 साल में आपको सीपीडब्ल्यूडी मिलने वाला है। हाँ, तब तक आप टेस्ट लगातार देते रहो, टेस्ट छोड़ना नहीं है। 30 नंबर आ रहा है मैं छोड़ दूं, नहीं। 30 नंबर आ रहा है तो पहला मार्क वहां लिख लो, हाँ सीपीडब्ल्यूडी 2 साल में मिल जाएगा। 50 आ रहा है तो सीपीडब्ल्यूडी 1 साल में मिल जाएगा। ऐसे आप मार्क करके चलते रहो। जितना कम नंबर आएगा उतने ज्यादा साल लगेंगे सीपीडब्ल्यूडी आपको लाने में। जीएस बिल्कुल। को कहाँ से शुरू करना चाहिए? पहली बात तो ये नहीं पता है लड़कों को, शुरू किस सब्जेक्ट से करना चाहिए? अब करंट अफेयर्स कब चालू करना चाहिए पढ़ना? तो देखो मैं जीएस के लिए आपको एक बात बताता हूँ।
करंट अफेयर्स तो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं। करंट अफेयर्स तो आप अभी मैं जिस बार की मैंने पेपर दिया है तो उसमें तो मुझसे बांग्लादेश का सेंसेक्स पूछ लिया 2011 का, तो वो तो ना आप कर पाओगे ना तो मैं कर पाऊंगा। अब बांग्लादेश से कौन याद रखेगा, अपना तो याद नहीं रख पा रहे हम लोग। तो करंट अफेयर्स पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, लेकिन हाँ 10-15 मिनट की जो वीडियोस हैं अगर आपका इच्छा करती है तो आप रेगुलरली पढ़ सकते हैं उनको। लेकिन अगर रही जीएस की बात, तो जीएस में देखिए दो टॉपिक आप बिल्कुल कंफर्म करके जाइए अपने, जियोग्राफी और पॉलिटी, क्योंकि इन दो से क्वेश्चन भी बन जाएंगे और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। लेकिन बाकी ना मैं तो हिस्ट्री आज तक याद कर पाया हूँ, मैं तो केवल तुक्के के भरोसे हिस्ट्री में करके आया हूँ। तो आप तो मेरे हिसाब से जरूर कर लीजिए जियोग्राफी और पॉलिटी, आपको अच्छे स्कोर भी आ जाएगा। पॉलिटी में आप शायद एक्स भी याद कर पाएंगे। मैंने तो लगभग 12 से 35 तक तो पूरे रट मारे थे, ताकि मुझे पता था कि इनसे ही लगभग सवाल हर साल बनते हैं, तो हो सकता है कोई, तो इस साल भी शायद एक आया था, मैंने कर भी लिया उसको। और लेकिन अगर वो 264 से आ रहा है, 305 से आ रहा है, तो फिर आप उसमें आप तो कहीं लगा सकते हैं, या तो फिर आप छोड़ सकते हैं, या तो फिर आप पॉलिटी को ही रातों दिन पढ़ें, जो हमसे हो नहीं सकता क्योंकि हम टेक्निकल के स्टूडेंट हैं। तो जीएस के लिए तो मैं यही कहूंगा, और जीएस के लिए मैंने इस बार की कोई प्रयास नहीं किया, सच बताऊं तो मैंने टेक्स्ट बुक के भरोसे ही जीएस दिया है, और मेरा स्कोर अच्छा केवल किस्मत की वजह से है, और इससे असली की कोई वास्तविकता नहीं कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई है, सब चीज साइड में हो जाती है, लेकिन है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इस बार बहुत हाई रहा आपका, बिल्कुल और बिल्कुल, उसी से मेरा मेन इसलिए सिलेक्शन वजह हुए है हैं आपके। क्योंकि मेरे भाई का हो गया। अब भाई का हो गया तो जो बर्डन मेरे ऊपर आना चाहिए था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को उठानी थी, वो सब उसने उठा ली। तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा ना, मैं अब किसके साथ झूठ करूं, किसके ऊपर ब्लेम करूं। तो वो उस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस, इस बार तो मेरा कॉन्फिडेंस की वजह से ही लगभग। 3 साल की मेहनत वो अलग चीजें हैं, और जो आप एक डिप्रेशन में चले जाते थे, नंबर कम आना या कुछ भी, उसी भी रीजन तुरंत आप डिप्रेस हो जाते थे, वो आपने हटाया, छोड़ो चक्कर। मैं मैं करके दिखाता हूँ, जो कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना, नंबर कम आ रहा है, ठीक है तुम मारो गोली, नंबर कम देखना ही नहीं है, एक्यूरेसी क्या रही, अच्छा ये थे परसेंटाइल कितना, अच्छा ये सही, चलो ये वाला मेरा ठीक हुआ। वो जो स्टेमिना आपने लेकर आया वो आपकी सिलेक्शन का मेन रीजन है। बाकी जीएस में तेज नंबर बहुत होते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे लड़कों को सीपीडब्ल्यूडी मिला है जिनके 6 नंबर थे, 5 नंबर थे, 3 नंबर थे, 3 नंबर पाने वाले अरे पिछले, जीएस वालों को सीपीडब्ल्यूडी मिला है। मैंने ऐसे ऐसे हाँ इंटरव्यूज हाँ हाँ, लिए हैं, मैं तो 6 साल से देख रहा हूँ ना कि जीएस नहीं की सच बड़ी बात है। प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटरव्यू तो जीएस बहुत इतनी बड़ी अच्छा प्रॉब्लम हुआ है, नहीं है, और बस साथ आपको साथ देखिए। मजा अच्छा उठा है सर आपके साथ इंटरव्यू करने में, एकदम बिंदास जो चीजें हैं वो रियल जी जी जी। एकदम बताया आपने कि हाँ, हमारे जैसे लोग भी जो 6 बजे तक पबजी खेलते हैं, जिनको 11 बजे तक सोना भी है, उनका भी सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी में हो सकता है, तो बहुत लड़के तो मोटिवेट होंगे, तो 11 बजे तक सोते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी 10 बजे तक सोता हूँ। मैं अभी भी सोता हूँ, अभी मैं 10 बजे उठा हूँ। चलिए सर, बहुत मजा आया, और जल्दी हम एक लेकिन लाइव हाँ, मैं सेशन भी ट्रेनिंग से करेंगे, पहले बदल, उसमें भी आपको इनवाइट किया जाएगा, और लाइव सेशन में बहुत मजा आएगा। जो जी जी बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो बिल्कुल दिल से कमेंट कर दो यार, और जो बातें अच्छी लगी हो सर की वो भी बता देना, हम सर के साथ और भी एक जल्दी लाइव सेशन भी करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू इमरान, थैंक यू रघुकुल जी, आपको, आपके परिवार को, जी आपके छोटे भाई को, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका भी सिलेक्शन हो गया है। जल्दी हम मिठाई खाने आते हैं धन्यवाद आपके यहाँ। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। सब लोग आइए, आप सबको मिठाई खिलाएंगे।